नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल SPKC AIO में आपका स्वागत है। आज करेंगे क्लास 9th NCERT चैप्टर 10 सर्किल एक्सरसाइज 10.3। इसमें पहला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्तों के जोड़े बनाइए और पूछा गया है कि प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट हैं ईच पेयर्स में। और तीसरा पॉइंट दिया है, उसमें बोला है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है। तो यहाँ देखेंगे हम पहली स्थिति यदि लेते हैं तो एक तो हम इस प्रकार से दो वृत्त बना सकते हैं, कोई भी दो वृत्त हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो वृत्तों के युग्म तो बना दिए, लेकिन इस स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है जो कि दोनों वृत्तों में मिलता हो। दूसरी स्थिति हमारी इस प्रकार से हो जाएगी कि यदि दोनों वृत्त हम एक दूसरे को टच करा दें इस प्रकार से, तो यहाँ हमें एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा जो कि ए वृत्त का भी होगा और दूसरे वृत्त का भी होगा। तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु ए हो जाएगा। और तीसरी स्थिति हमें ये मिल सकती है कि एक वृत्त इस प्रकार से खींचा और एक वृत्त हमेशा प्रतिच्छेदी खींच दे, तो यहाँ पर हमें दो उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएंगे जो कि दोनों वृत्तों के हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहली स्थिति में कि कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, और दूसरी स्थिति में लिख देंगे कि एक उभयनिष्ठ बिंदु है, और तीसरी स्थिति में लिख देंगे कि दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अब जो तीसरा पॉइंट पूछा गया था कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या यहाँ पर हमें दो प्राप्त होती है, और दो से अधिक ऐसे वृत्त नहीं खींचे जा सकते कि जिसमें दो से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हों। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2 को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 दिया है और इसमें बोला है कि मान लो एक वृत्त आपको दिया गया है, तो उसका केंद्र मालूम करने के लिए एक रचना खींचिए। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो मान लो हमको एक वृत्त दिया हुआ है, तो ये इस प्रकार से हमें एक वृत्त मान लो दिया है, तो इसका केंद्र हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हम कोई भी 3 बिंदु इसकी परिधि पर ले लेंगे। तो मान लो हमने एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु यहाँ बी लिया और एक तीसरा बिंदु सी लिया। तो इस प्रकार हमने इसकी परिधि पर कोई 3 बिंदु ले लिए जो कि असंरेख है, और ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। अब हम ए बी एवं बी सी के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो पहले हम ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो ए से बी तक की हम दूरी को माप लेंगे और उतना चाप लेकर के हम ए बी के दोनों ओर घुमाएंगे। तो मान लो ये चाप हमने इधर घुमाया और ये इस तरह से घुमा दिया। फिर सेम चाप बी को केंद्र लेकर के हम घुमाएंगे, तो बी से यहाँ से घुमाएंगे, तो ये हमें इस तरह से ये प्रतिच्छेद कर देगा। अब इन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो मान लो ये P और Q जो कि AB का लंब समद्विभाजक हुआ। अब इसी प्रकार हम BC का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो B से C तक की दूरी को हम माप लेंगे और फिर परकाल की नोक को हम B पर रखेंगे, अर्थात B को केंद्र मान करके हम चाप घुमाएंगे। तो B को केंद्र मान करके हम चाप घुमाएंगे BC के दोनों साइड में। तो एक चाप मान लो इस तरह से घूमता है और ये दूसरी साइड में इधर हम ऐसा कट लगा देंगे। फिर हम C को केंद्र मान करके सेम माप का दूसरा चाप घुमाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। फिर इनसे हम एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। मान लो ये यहाँ कटा, तो इसको हम RS नाम दे देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि PQ और RS जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। तो अब इसकी जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की है उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। तो लिखेंगे रचना के पद या रचना के चरण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु क्रमशः A, B एवं C लिए। अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचा।
और तीसरे बिंदु में लिख देंगे कि बी सी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचा। और चौथे बिंदु में लिख देंगे कि लंब समद्विभाजक यानी कि दोनों लंब समद्विभाजक पी क्यू एवं आर एस एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पांचवें पॉइंट में लिख देंगे कि ओ अभीष्ट वृत्त का केंद्र होगा। अब यदि हम ओ केंद्र होगा तो ओ से ए और बी और सी के बराबर यदि त्रिज्या लेकर के हम चाप को घुमाएंगे तो ए बी सी से होकर के ही गुजरेगा। तो यहां हम इसका लिख सकते हैं प्रमाणीकरण। ओ को केंद्र लेकर यदि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर त्रिज्या का चाप घुमाएं तो वह ए बी एवं सी से होकर जाता है। अतः ओ ही वृत्त का केंद्र होगा। तो ये हमारा प्रमाणीकरण भी हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 2 हुआ। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है इसका, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जिसमें बोला गया है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है ओ ओ डैश, तो ये वृत्तों की जो उभयनिष्ठ जीवा है उस उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात ओ ओ डैश जो रेखा है वो उभयनिष्ठ जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक बिंदु एम पर ये रेखा स्थित है। तो दिया है वृत्त सी ओ और आर तथा सी डैश ओ डैश आर डैश। तो ये हमें दो वृत्त दिए गए हैं जहां ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है तथा ओ ओ डैश केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड है और ए और बी प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो सिद्ध करना है ओ ओ डैश ये लंब है ई बी पर, या हम लिख सकते हैं कि ओ ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो अब यहां हम थोड़ी सी रचना करेंगे। तो रचना में लिखेंगे कि ओ ए ओ डैश ओ बी एवं ओ बी डैश को मिलाया। अब इनकी हम उपपत्ति करेंगे। तो यहां पर हम ओ ए ओ डैश एक हमारा ये त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, और एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ओ बी ओ डैश। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सबसे पहले लेंगे। त्रिभुज ओ ए ओ डैश एवं त्रिभुज ओ बी ओ डैश से। अब इन त्रिभुजों में हम देखेंगे कि कौन सी भुजाएं या कोण समान है। तो पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे कि यहाँ ओ ए, तो चूंकि ओ ए ये इक्वल है ओ बी के, यानी कि हमारी आर त्रिज्या है जो कि दिया है, और ए ओ डैश इक्वल बी ओ डैश,
बी ओ डैश, ये हमारी त्रिज्या आर डैश है। यानी इस त्रिभुज की त्रिज्या को यदि हम आर कह दें तो ये हमारी हो जाएगी आर डैश। तो ये भी हमें गिवन है। तो ये भुजा और ये भुजा हमारी समान हुई इसमें, और ये भुजा हमारी इसके समान हुई। और देखेंगे कि ओ ओ डैश दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, और चूंकि ओ ओ डैश इक्वल ओ डैश ओ, या इनको ओ ओ डैश ही कह सकते हैं, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश, और ये हमारे सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी ओ डैश के, ओ बी ओ डैश। तो इसको हम बोल देंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। तो साइड 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 सर्वांग समता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं और संबंधित कोण भी समान होते हैं सीपी-सीटी नियम से। तो लिख देंगे, इसीलिए ये कोण और ये कोण, मान लो इस कोण को नाम हमने 1 दे दिया और इसको हमने 2 दे दिया, तो इसीलिए लिख देंगे कोण 1 इक्वल कोण 2, यानी इसका कोण इसके कोण के समान हो जाएगा। तो सारी भुजाएं समान हो जाएंगी और कोण भी समान हो जाएंगे। तो हमें इन दोनों कोण की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इनको समान हमने ले लिया। तो यहां लिख देंगे सीपी-सीटी से, या इनके हम पूरे नाम भी ले सकते थे, कोण ए ओ ओ डैश, इसको हम लिख सकते थे कोण ए ओ ओ डैश इक्वल कोण बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश। तो हमें इसको ध्यान रखना है ताकि हमें हल करने में सरल लगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे इन त्रिभुजों को, ओ ए एम, यानी इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को। तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि त्रिभुज ए ओ एम एवं त्रिभुज बी ओ एम में, या इनसे, अब इस कोण को मान लो हमने 3 नंबर दे दिया और इसको नाम दे दिया 4। तो अब हमें ये ज्ञात करना है दोनों कोण समान हो जाएं। तो ओ ए एम और ओ बी एम इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि ओ ए, तो यहां चूंकि ओ ए इक्वल ओ बी, ये हमारी त्रिज्या है जो कि डी है, और चूंकि कोण 1 इक्वल कोण 2, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। और देखेंगे इसमें कि ओ एम इस त्रिभुज में भी है और ओ एम इस त्रिभुज के साथ भी है, अर्थात ये कॉमन भुजा है या उभयनिष्ठ साइड है। तो ओ एम इक्वल ओ एम, तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा। तो त्रिभुज ए ओ एम, और ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ एम। तो इसको लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, या बोल देंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, इस प्रकार से। तो जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनके संबंधित कोण और भुजाएं भी समान होंगे, यानी कि ये कोण और ये कोण भी इक्वल हो जाएगा।
तो कोण 3 इक्वल कोण 4, तो इसको लिख देंगे CPCT से। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी समान हो जाएंगे दोनों त्रिभुजों के। तो अब यहां देखेंगे हम कि ये कोण दोनों इक्वल है, और चूंकि ये दोनों कोण कैसे कोण हैं, रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, तो यानी कि इनको रैखिक युग्म भी कहते हैं। तो कोण 3 प्लस कोण 4 ये इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री, यानी कि रैखिक युग्म इससे। तो चूंकि दोनों कोण समान हैं, तो कोण 4 के स्थान पर हम 3 लिख सकते हैं और 3 के स्थान पर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कोण 3 प्लस 4 के स्थान पर भी कोण 3 लिख सकते हैं 180। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कोण 3 इक्वल 180 डिग्री। अब इसको हम यहाँ करेंगे। तो इसीलिए कोण 3 इक्वल हो जाएगा 180/2, इनसे डिवाइड हो जाएगा तो मिलेंगे 90। तो कोण 3 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो चूंकि कोण 3 इक्वल है कोण 4 के, तो ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि OM लंब हो जाएगा AB पर, या O'M, तो इसीलिए OM लंब हो जाएगा AM, या AB पर भी कह सकते हैं, या लिख दें हम O'M लंब हो जाएगा AM पर, तो AM पर ये भी लंब हो जाएगा। या कह सकते हैं कि AB पर भी दोनों लंब हो जाएंगे, या OM या O'M लंब हो जाएंगे AB पर, क्योंकि M बिंदु हमारी AB रेखा पर ही है। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज हम सर्वांग सम बता चुके हैं, तो AM इक्वल BM भी हो जाएगा। तो चूंकि त्रिभुज OAM सर्वांग सम त्रिभुज OBM, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए AM इक्वल हो जाएगा BM, यानी कि CPCT से। तो ये सर्वांग सम यह सिद्ध कर चुके हैं, तो ये AM इक्वल BM, ये भुजा और ये भुजा भी समान हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य होगा कि बिंदु M AB को समद्विभाजित कर रहा है। तो अतः बिंदु M AB जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। तो अतः M AB का मध्य बिंदु है। तो यानी AM ये लंब OO' पर भी है और AM बराबर BM भी है। तो फिर यहाँ लिख देंगे कि इस प्रकार OO' जीवा AB का लंब समद्विभाजक है। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।